कैपिटल गेन चैप्टर की 6th क्लास। 6 नंबर क्लास में हम लोग का WB क्लास। अच्छा, मेरा जो हम लोग ये जो सर क्लास कर रहे हैं ये 12 WB का के लिए स्पेशली मैं क्लास दे रहा हूँ। बीकॉम के छात्र को जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो 100% इससे मिल जाता है। थ्योरेटिकल नॉलेज इससे ज़्यादा बीकॉम में भी थ्योरी नहीं देती है। बीकॉम हमारा सेकेंड ईयर में आता है सेट सर 100 मार्क्स में। चलिए सर, आज मैं कैपिटल गेन कराने के पहले एक तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसको सुन लीजिएगा। कैपिटल गेन चैप्टर कैसे चलते हैं 12 का WB वाले क्लास को ध्यान रखना है कि ये जो मैं क्लास दे रहा हूँ ये मस्ट वॉच क्लास है, इसको अवश्य देखा जाए। WATCH मस्ट वॉच। सर क्यों? देखिए, आपको दायरा बता, हर चैप्टर का शुरू एक दायरा होता है। दायरा मैंने मुझे क्या पढ़ना है। एग्जाम के समय बच्चे नर्वस होते हैं, सर हम क्या करें, आप तो बहुत पढ़ा दिए थे, आपको सीधा कैपिटल गेन चैप्टर में पहले पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन है क्या? ये हमारे WB का सर एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और मैं देखा हूँ पेपर में हमेशा आता है। व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन है क्या यहाँ से? अच्छा, कैपिटल गेन होने के लिए क्या कंडीशन है? व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायरमेंट्स टू बी सेड टू एन इनकम एज कैपिटल इनकम? मैंने आप कब कहोगे कि वो इनकम कैपिटल गेन हो गया? तो कैपिटल गेन क्या है स्टूडेंट, अब मैं ब्रीफ देते जाऊं। कैपिटल गेन स्टूडेंट सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, ये देखिए ये 1 मार्क्स में आता है, चार्जेबिलिटी। सर कैपिटल गेन किसको कहते हैं? कैपिटल गेन तभी होगा, उसमें दो बातें होनी चाहिए। एक, आप ट्रांसफर करोगे। आज मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसफर, मानूंगा पढ़ाने में वक्त लगेगा। ट्रांसफर का हमारा लास्ट में ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। ट्रांसफर को बच्चे नहीं समझते हमारे, क्योंकि अभी आप छोटे हो सर। व्हाट इज ट्रांसफर? तो ट्रांसफर एक बहुत ही सर वाइड कॉन्सेप्ट, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, फास्ट है। ट्रांसफर मतलब सेल होता है, नॉर्मल मीनिंग होता है सेल, लेकिन सेल वास्तव में होते नहीं है। ट्रांसफर उससे भी बड़ा है, तो सेल ही कह सकते हैं। तो इनकम टैक्स कहता है कि कैपिटल गेन होने के लिए ट्रांसफर करना पड़ेगा, आपको कुछ ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर किसका होगा? 2 नंबर कंडीशन है, ट्रांसफर हम किसका करेंगे? कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर मैंने सेल, विदाउट सेल। तो कैपिटल गेन होने का कंडीशन क्या है? तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का मुख्य मुद्दा यही है कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट्स सेल कर देते हो, ट्रांसफर मैंने सेल, ये कीवर्ड है। अगर आप सेल कर दोगे और सेल करने की वजह से क्या होगा? उस ट्रांसफर को करने की वजह से क्या हुआ? एक तो मैं ट्रांसफर क्या कर रहा हूँ, कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के फलस्वरूप हमें क्या हुआ? कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ, जिसको गेन कह रहे हैं। प्रॉफिट या क्या हो सकता है? लॉस मैंने नेगेटिव भी हो सकता है। वो जो प्रॉफिट हुआ हम उसे कैपिटल गेन कहेंगे, हम उसे कैपिटल गेन कहेंगे। बशर्ते वो कैपिटल गेन कभी कभी एग्जेम्प्ट हो जाता है। कैपिटल गेन नॉट इक्वल्स टू एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। एग्जेम्प्ट माने माफ हो जाता है। एग्जेम्प्ट होता है स्टूडेंट, एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 54 बी 54 सी, फिर क्या था 54 बी, फिर क्या था? हाँ, बी EC एफ जी। ध्यान रखना सर, ये क्या होता है? ये जो हमारे सर मस्ट वॉच में ये ध्यान रखना, तब कहानी होगी। ये मैंने पढ़ा दिया, इसको कहते हैं चार्जेबिलिटी। आता है कंडीशन क्या होगा? तो कैपिटल गेन होने के लिए आपको रट्टा लगा लेना है। एक कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, उस कैपिटल एसेट्स को आपने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के फलस्वरूप क्या होगा? आपको उसकी वजह से क्या होगा? प्रॉफिट या नेगेटिव इनकम भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल गेन हुआ, लेकिन कभी कभी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो सकता है। कुछ कंडीशन अगर हम फुलफिल करें तो हमें सेक्शन 54 में गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस कर देती है। एग्जेम्पशन मैंने वो कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, माफ हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो एग्जेम्पशन होने के लिए शर्तें लगती है, ये ध्यान रखना। ये एग्जेम्पशंस का सेक्शन है। अगर आपको पूछे एग्जेम्पशंस का कौन कौन सा सेक्शन है, देख लीजिए। छात्र लर्न कर लिए, मैं देख रहा हूँ। चलिए, हमें दूसरा मस्ट वॉच में व्हाट इज कैपिटल गेन, ये 1 मार्क्स में भी आता है, 4 मार्क्स में भी आता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल गेन तभी होगा जब आप कैपिटल एसेट्स को बेचोगे। अब छात्र कह रहे हैं सर 2 नंबर हमारा WB बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है? WB बोर्ड का सर सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक्स होगा कैपिटल एसेट्स है क्या? कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2। तो याद रखिएगा ये 1 मार्क्स में काम आ गया। कौन सा? कैपिटल एसेट्स की परिभाषा कहाँ दी हुई है? ये आता है 2
क्यों 2 बार 4 बार लिखा? तो ये आपको यार सेक्शन परिभाषा हमेशा सेक्शन 2 और 14 में होगा। कैपिटल एसेट्स स्टूडेंट सारी एसेट्स को कैपिटल एसेट्स कहना। सारी एसेट्स जो आंखों से दिखती है टेंजिबल वो भी कैपिटल एसेट्स है, जो आंखों से नहीं दिखेगी इंटेंजिबल एसेट्स माने एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स होगा, ये ध्यान रखना है। बट क्या क्या नहीं होता? एक्सक्लूड मैंने कैपिटल एसेट्स सब कुछ होगा सर, लैंड बिल्डिंग का आपको कैपिटल एसेट्स में ध्यान रखना है कि क्या क्या नहीं होगा। बट दीज आर नॉट कैपिटल एसेट्स, दीज आर नॉट क्या आपको ये पढ़ के जाना है कि क्या क्या कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। अगर उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन के ऊपर कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो दीज आर नॉट कैपिटल एसेट्स में कौन कौन सा है? तो मैंने बताया था स्वयं कैपिटल एसेट्स में क्या क्या नहीं है, आप याद रखना। नॉट ए कैपिटल एसेट्स। सर कैपिटल एसेट्स क्या क्या नहीं है? तो नॉट वाले को हम लोग अगर समझे आज, तो पहला स्टॉक कभी भी कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। स्टॉक का मतलब होता है सर, यहाँ पे स्टॉक का मतलब है जैसे रॉ मटेरियल्स जो अभी काम अधूरा काम है, हम बना रहे हैं, फिनिश बना नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस। जो फिनिश गुड्स आपके दुकान में क्या है सर, आप जो बनाए थे वो बच गया है, या जो मैं स्टॉक खरीद के लाया बेचने के लिए, स्टॉक इन ट्रेड। जैसे एक दुकानदार ब्रेड का पैकेट लाया, ब्रेड बेचना है उसे, तो वो ब्रेड हो गया उसका स्टॉक इन ट्रेड, वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। और सर गर्ल्स कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स सर वो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्शन करते समय में लगता है, लेकिन वो प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देता, कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? कंज्यूमेबल स्टोर्स। ये क्या नहीं है? नॉट ए। तो कैपिटल एसेट्स में देखिए कितना खूबसूरती से लिख दिया है, कैपिटल एसेट्स नहीं है। फिर जितने भी हमारे पर्सनल इफेक्ट होते हैं, पर्सनल इफेक्ट किसको कहते हैं सर? पर्सनल इफेक्ट में आपको ध्यान रखना है वो मूवेबल होना चाहिए। पर्सनल इफेक्ट मतलब मूवेबल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और उसको आप पर्सनल पर्पज में यूज करते हो, पर्सनल यूज उसका करते हो, मूवेबल नहीं होगा तो नहीं होगा। सर पर्सनल इफेक्ट में सर कुछ एग्जांपल सुन लीजिए तो हमारे छात्र लोग, जैसे घर का फर्नीचर, घर का फर्नीचर क्या है? मूवेबल भी है और पर्सनल यूज, हम अपने इसको पर्सनल काम में यूज करते हैं घर में, तो फर्नीचर कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। सर और कुछ लेंगे आप? टीवी सेट ले लो, कार ले लो, घर की क्या ले लो? कार ले लो। तो स्टूडेंट ये क्या नहीं है? पर्सनल इफेक्ट। ये पर्सनल इफेक्ट है, इस पर आपको क्या नहीं करना है? कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। हम जो सर तो घर में सर हमने जो फर्नीचर, टेलीविजन सेट, कार ये जो यूज करते हैं पर्सनल काम में, कपड़ा लता जो हम लोग पहनते हैं सर, नहीं समझे? ड्रेस आप पहन लो, शू सर हमारे पास, मेरे पास सर एडिडास कंपनी का शू है, तो वो कैपिटल एसेट है, सब पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल भी है और पर्सनल यूज में आप प्योरली इनको यूज करते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉट ए कैपिटल एसेट्स, ये ध्यान रखना है। बट ये कैपिटल एसेट्स है क्या? ज्वेलरी। बट ज्वेलरी क्या है? कैपिटल एसेट्स की श्रेणी में आएगा। ज्वेलरी इज ए कैपिटल एसेट्स। ये बहुत जन गलती कर देता है। लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें जो मकान हमारे बाबूजी ने, मम्मी पापा ने बनवाया है, या कोई भी तरह का लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? ये अपवाद हो गए। मतलब देखिए अब ज्वेलरी तो मूवेबल होता है, लेकिन हमारे इनकम टैक्स ने सर्कुलर जारी किया कि ज्वेलरी जो है, जो कीमती धातु से आप कुछ बनाए हो, तो वो ज्वेलरी आपको कैपिटल एसेट्स में लेना पड़ता है, लैंड एंड बिल्डिंग लेना पड़ेगा। और जो यूनिक आइटम होता है, यूनिक माने सर जैसे यूनिक का मतलब होता है ड्राइंग्स, पेंटिंग, ये यूनिक है, लाखों में करोड़ों में बिकती है। ड्राइंग क्या? पेंटिंग, आर्टिस्टिक वर्क, कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पुराने जमाने का संग्रहालय। तो ये जो यूनिक आइटम है, ये सब ध्यान रखिएगा क्या है? कैपिटल एसेट्स में आएगा। एक ड्राइंग कैपिटल एसेट्स है, पेंटिंग कैपिटल, ये इनको आप अपवाद मान लेना। फिर मैंने पढ़ाया था नॉट ए कैपिटल एसेट्स में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल आप समझते ही हो सर, एग्रीकल्चरल लैंड जो इंडिया में सिचुएटेड है। रूरल उसको कहते हैं जो म्युनिसिपैलिटी जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है, वो रूरल एरिया है। सवाल में मालूम चल जाएगा। अगर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तब वो कैपिटल एसेट्स होगा। तो कैपिटल एसेट्स में सर क्या? नॉट ए कैपिटल एसेट्स में एक ये। अब लिस्ट को मैं ऐसे ही ऊपर ले जा रहा हूँ। और क्या है सर आइटम? इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड सर कैपिटल एसेट्स नहीं है। गोल्ड बॉन्ड आया था 1977 में, 1980 में,
फिर एक तो 1980 है, 1991 में। फिर स्पेशल बियरर बॉन्ड, एक तो आया था सर, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, स्पेशल बियरर बॉन्ड। स्पेशल बियरर बॉन्ड क्या नहीं है, कैपिटल एसेट्स नहीं है, 1999। और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट एक आया था क्या, जो मोनेटाइजेशन स्कीम में आपको गोल्ड क्या है, मान ले गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये ये कब आया था, 2015। ये है 1999 तो ना, सॉरी वो था स्टूडेंट स्पेशल, हाँ बियरर बॉन्ड है 1991 में। फिर एक तो 1999 भी है, एक तो 1999 में क्या नाम है देखो तो, 19 गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, वो है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ठीक है। ये सब इशूड सेंट्रल गवर्नमेंट गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड आप याद रखना। और ये भी एक तरह का गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अभी आई थी, गोल्ड का रखना। तो ये जो है गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट 2015, बस इतना ध्यान रखना। ये सब हमारा क्या नहीं है सर, कैपिटल एसेट्स नहीं। तो कैपिटल ये डब्ल्यूबी में आएगा कि कैपिटल एसेट्स क्या है, एक तो ये लिखे और क्या क्या नहीं है। नहीं है मैं इतना नाम लिख दूं, 4 एग्जांपल, और क्या क्या है का 4 नाम लिख देंगे कि ये कैपिटल एसेट्स है, ये एक क्वेश्चन बनेगा। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान से सुनिए, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे कैपिटल एसेट्स 2 तरह की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपका डब्ल्यूबी बोर्ड में, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स का टाइप्स कितना है सर, टाइप्स 2 टाइप्स है। एक का टाइप्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स का कितना टाइप्स है, 2 टाइप्स है। इसका सेक्शन याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का सेक्शन है 2 कितना 42A और इसका है 229। बस 1 मार्क्स में भी काम आ गया। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स 2 तरह की होती है, आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये सेक्शन इसलिए बोला 1 मार्क्स में आपका जान खा लेगा। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का नॉर्मली पहचान क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी सर कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट जिसको हम क्या किए, हेल्ड किए हैं, तब तक हेल्ड मैंने रखा हूं बेचने के पहले 36 मंथ तक। तो नॉर्मल नियम क्या है, एनी कैपिटल एसेट व्हिच इज हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ, मतलब अगर कोई कैपिटल एसेट को 36 महीना अपने पास क्या किए रखे और फिर बेच दिए या उसके पहले, तो वो शॉर्ट टर्म माना जाता है। तो ये नॉर्मल नियम है। जब भी आपको लगे कि सर ये शॉर्ट टर्म है ना लॉन्ग टर्म है, तो आप ये 36 महीने वाला नियम रखो। तो 36 महीने के ऊपर रखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। लेकिन एक इसमें मजेदार कहानी है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल से 36 महीने, लेकिन ये रूल कभी कभी फॉलो नहीं होगा। तो एक्सेप्शंस क्या होता है, एक्सेप्शन हो गया अगर आपने कोई शेयर्स खरीदा है, जैसे रिलायंस का, हिंडाल्को का, लिस्टेड शेयर्स का नियम है, अगर वो क्या होगा 12 महीने तक क्या करोगे रखोगे, 12 महीने तक ही वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। और अगर लिस्टेड शेयर क्या हो गया 12 महीने से ज्यादा हो गया, 12 महीने से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाता है। लिस्टेड शेयर सर क्या होता है, वो शेयर्स, आप इसके लिए बीएसटी पढ़िए, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसको ने शेयर मार्केट में अपना सर नामकरण करवा लिया है, वहां पे उनका शेयर रोज खरीदा और बेचा जाता है। अनलिस्टेड शेयर वो है जिसको शेयर मार्केट में आप परचेज या सेल नहीं कर रहे, तो शेयर मार्केट है, जैसे बीएससी है, एनएससी है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब क्या है सर, उस मार्केट में आप उसका रजिस्ट्रेशन करा के रखे हो। तो बस लिस्टेड शेयर का ध्यान रखना है आपको। फिर ये काम आता है सर बहुत जबरदस्त, मतलब ये जो बेसिक फंडा है वो बोल दे रहा हूँ सर। फिर अगर वो अनलिस्टेड शेयर्स है, अगर वो अनलिस्टेड शेयर्स होगा तो 24 मंथ्स तक अगर मैं रखा हूँ, कितने मंथ तक 24 मंथ्स तक अगर हम रखते हैं, अनलिस्टेड शेयर अगर बढ़ा है तो वो शॉर्ट टर्म होगा, और 24 मंथ से क्या ज्यादा हो जाएगा तो वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में चला जाता है। सर ऐसा बात है क्या, हाँ ऐसा ही बात है। अब आता है अगर हम कोई यूनिट्स खरीदे हैं सर, यूनिट्स किसका, यूनिट्स खरीदे हैं मैं यूटीआई का, यूनिट्स ऑफ यूनिट टेस्ट ऑफ इंडिया, और यूनिट्स ऑफ क्या बस भूल गई हो, म्यूचुअल फंड,
10 20 दे म्यूचुअल यूनिट भी बिकता है। जैसे यूनिट मैंने एक दो शेयर मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है। यूनिट्स के केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको 12 महीना क्या करते हैं, गर्ल्स हेल्ड करते हैं, तो शॉर्ट टर्म होगा और 12 महीने से ज्यादा हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 12 मंथ्स है तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। ग्रेटर देन का साइन है, मैंने ये समझा रहा हूँ, ये आज आपको प्रवचन दे रहा हूँ मैं। फिर हमारा क्या है और क्या था, जीरो कूपन बॉन्ड था सर। जीरो कूपन बॉन्ड भी सर हम खरीदते हैं। अगर मैं इसको कितना 12 महीना तक रखूंगा तो ये शॉर्ट टर्म जाएगा, और 12 मंथ से क्या हो गया, ग्रेटर देन 12 मंथ है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और इसके बाद जो शॉर्ट टर्म नहीं है, मान लो वही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। फिर आता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में नियम आ गया स्टूडेंट, अगर आप 24 महीना रखोगे, कितना महीना, लैंड एंड बिल्डिंग अगर मैं 24 मंथ्स रखता हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं हो रहा है, तो याद रखिएगा आपको आगे बढ़ा देना है। सर कौन सा आइटम, लैंड एंड बिल्डिंग, ये बहुत जबरदस्त आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप क्या कर रहे हो, हेल्ड करते हो, कहाँ तक, 24 महीना अगर मैं हेल्ड करूंगा तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा, शॉर्ट टर्म होगा। और अगर 24 मंथ से ज्यादा है तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म में जाएगा। इतना समझे। तो लैंड एंड बिल्डिंग का थोड़ा नियम याद रखना, ये जबरदस्त पूछने लगा आजकल। लैंड एंड बिल्डिंग का नियम क्या होगा, आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग में आपको ये रूल्स ध्यान में रखना होगा। ऐसे नॉर्मल रूल यही होता है। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स आपको ध्यान रखना है, दो तरह का कैपिटल एसेट्स है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आपको नॉलेज में रखना होगा। इसके ऊपर मैंने बहुत से क्वेश्चन लिखवा दिया हूँ। मैंने ऐसे पूछा है, आपको देखिएगा मेरा नोट जो पहले की क्लासेस में दिया हूँ अप टू 1 to 5, उसमें मैं लिखवा दिया हूँ कैपिटल एसेट्स का कुछ एग्जांपल्स दीजिए। जो कैपिटल एसेट्स नहीं है उसका एग्जांपल दीजिए। ये मैं इस सब मैं वहाँ लिखवाते गया हूँ। सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कैसे पहचानेंगे और लॉन्ग टर्म कैसे पहचानेंगे। तो आज हमारा सर एक मोटा मोटी इस तरह से हम लोग सर आगे की क्लास में 12 WB में जितना रिक्वायरमेंट्स है बच्चे को जितना चाहिए उससे ज़्यादा हम ले रहे हैं। हो गया सर। आज क्या पढ़ाओगे, तो क्लास 6 में स्टूडेंट मस्ट वॉच क्लास में आपको ये सब देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सर कि जो ट्रांसफर क्या होता है। सर हम ट्रांसफर किसको कहेंगे, तो एक खतरनाक क्वेश्चन है। और इसमें ध्यान रखिएगा, ये WB बोर्ड में, WB बोर्ड का तो टीचर लोग का चहेता क्वेश्चन है। आज हम लोग लिखेंगे, ये थोड़ा टफ भी है, इसको समझाने में तकलीफ होती है। व्हाट डू यू, 4 मार्क्स का सर सदाबहार क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर। बोलता है ट्रांसफर क्या होता है सर कैपिटल गेन में। ट्रांसफर मतलब मैंने कोई सामान अगर बेच दिया वही ट्रांसफर ना, ऐसे नहीं है। इनकम टैक्स यार हम ट्रांसफर किसको कहेंगे। मैंने अपने मैथ में सर इसका सॉल्यूशन लिख के रखा है और 4 मार्क्स के हिसाब से मैंने इसका आंसर लिखा है। ये 4 मार्क्स में आता है, ये 1 मार्क्स में भी दे सकता है और 4 मार्क्स। तो स्टूडेंट पढ़ेंगे ट्रांसफर क्या है, क्या सुनिएगा सर। नंबर 1, ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट्स मींस, अब इसका आंसर लिखवा रहा हूं, ट्रांसफर इन relation to capital assets means। देखिए ट्रांसफर शब्द का तात्पर्य क्या होता है। ट्रांसफर रिलेटेड टू कैपिटल एसेट्स मींस मत लगाओ, इंक्लूड्स लिखो। इंक्लूड्स सर क्या क्या लिखवाओगे आप। नंबर 1 देखिए ट्रांसफर का अर्थ क्या होता है। इनकम टैक्स लॉ क्या बोला है सर इस सेक्शन में, the sale, exchange और ये देखिए रिलीन, RELIN QUISHMENT, the relinquishment of the asset। तो देखो ट्रांसफर का मतलब होता है स्टूडेंट सेल, एक्सचेंज और relinquishment of the asset। फिर the extinguishment of any rights in an asset
इन एन एक्सटिंग्विशमेंट। ये कीवर्ड देखिए, ये अगर टीचर को आप ये कीवर्ड, ये सेल वर्ड, एक्सचेंज वर्ड और रिलिंक्विशमेंट लिख देते हो तो सर टीचर आपके लिए सेटिस्फाइड होगा और मार्क्स देगा। द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, द कंपल्सरी acquisition of an asset under any law, under any law। सुनिए, कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब होता है कि आपके पास, ये वर्ड लाइएगा, ये कीवर्ड हुआ, आपके पास कोई एसेट है और कोई आपसे कंपल्सरी बोलेगा, आपसे वो ले लिया, बोला ना 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 ये एसेट्स मेरे को देना ही पड़ेगा, तो वो भी क्या हो गया, वो भी माना जाएगा आपने अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर दी। जैसे कभी कभी सर घर में होता है, पापा कोई अच्छा सामान लाए, मम्मी पापा लाए और अपने लिए लाए थे, लेकिन बच्चा लोग क्या बोला कि ना ना पापा ये तो मुझे दे दीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये मैं लूंगा। अब बाबूजी क्या हो गया सर, प्यार मोहब्बत में, अच्छा ठीक है ये तुम रख ले, मैं बाद में अपने लिए ले आऊंगा। तो आप एक तरह से क्या किए, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। माने देने की इच्छा उनकी नहीं है, वो अपने लिए लाए थे, लेकिन मैंने सर कुछ शर्त रख दी, ना ना पापा ये तो मुझे दे दो, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मेरे लिए। तो सर ऐसा हो सकता है मेरा एसेट्स कोई कंपल्सरी मुझसे ले लेगा, हाँ तब तो गुंडा राज आ जाएगा। जब मेरा मकान है कोई बोलेगा मैं तो ले लूंगा आपसे, कुछ नहीं कर पाओगे ना, ऐसा नहीं है। बोला क्या, वो जो कंपल्सरी है, आपकी कोई एसेट्स, कैपिटल एसेट्स अगर कोई लेता है, लेकिन किसी क्या लॉ के अनुसार, जैसे गवर्नमेंट को भैया मेट्रो बनाना है, मेट्रो बनाते समय सर मेरा मकान बीच में आ रहा है, तो गवर्नमेंट बोला बबलू भैया ये मकान जो आपका बीच में आ रहा है मेट्रो बनेगा नहीं, मेट्रो पब्लिक का इंटरेस्ट का मैटर है, तो आप क्या करो ये मकान हमें दे दो। तो गवर्नमेंट हमसे मकान क्या कर ली, ले ली और मुझे उसका वाजिब पैसा देगी, वाजिब पैसा क्या कर दी, दे दी। बोला सर इसका कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, तब हम फंस गए, क्योंकि मेट्रो निकलेगा और मेट्रो निकलेगा तो और मेरा ही मकान अड़चन डाल रहा था बीच में, तो आपको दूसरी जगह क्या होगा, ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन आपका वो मकान का गवर्नमेंट वाजिब पैसा देगी, तो वो माना जाएगा बबलू सर ने अपना मकान बेच दिया। किसको बोलते हो, गवर्नमेंट को, और मेरे को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपकी कोई कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाती है, कोई एसेट्स के अंदर यदि लॉ के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो सर जाते तो क्राइम हो जाएगा। इतना समझ के, सेल आप समझते हो, एक्सचेंज आप समझते हो, आदान प्रदान, कुछ देकर कुछ लेना, वो एक्सचेंज हुआ। रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट, ठीक है। रिलिंक्विशमेंट मतलब होता है आप अपना अधिकार हटा दे रहे हो एसेट से, उसको कहते हैं रिलिंक्विशमेंट, इस तरह का वर्ड है। आपको इतना डब्ल्यू वाले को भी फंसना नहीं है। एक्सटिंग्विशमेंट मतलब होता है आपका सर किसी एसेट से अधिकार ले लिया गया, आपको अलग कर दिए, एक्सटिंग्विशमेंट कर दिए, समझे। बहुत विद्यार्थी, एक एसेट से मेरा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, मेरा उसमें राइट था बट मेरे राइट को हटा दिया गया। सर ऐसा हो सकता है, हाँ सर कभी कभी होता है एज पर लॉ। तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट ऑफ एन एसेट, ठीक है, तो वो एक्सटिंग्विशमेंट माना जाएगा, उसपे भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कंपल्सरी एक्विजिशन जबरदस्त आता है। अब पढ़िएगा, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ट्रांसफर भैया रट लेने का, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल, कन्वर्शन माने होता है उसका आकार बदल गया, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट बाय द ओनर, इसके द्वारा, बाय द ओनर, ओनर के द्वारा उसका आकार बदल दिया, इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इनटू स्टॉक इन TRADE, इनटू स्टॉक इन ट्रेड, और ट्रीटमेंट ऑफ, और ट्रीटमेंट ऑफ, क्या ट्रीटमेंट, कैपिटल एसेट इन स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, ट्रीटमेंट नहीं लिखते आप लोग, यहाँ पे कन्वर्शन ही लिख दो। सुनिए स्टूडेंट, सर ये हमारे ब्रेन में भेजा में नहीं आ रहा है, ये क्या होता है सर, आप इसमें भी मैंने अपनी कैपिटल एसेट्स को बेच दिया है। सर कैसे, देखिए सुनिए, कन्वर्शन में होता है कोई चीज का क्या किया मैंने, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्शन ऑफ क्या किया मैंने ना, जो मेरे पास कैपिटल एसेट्स थी
उसको ओनर क्या कर दिया, स्टॉक में बदल दिया और बोला मैं कैपिटल गेन टैक्स नहीं दूंगा, मैंने कोई सामान नहीं बेचा। सर थोड़ा सा समझा दे देना इसे हमें। तो मान लीजिए स्टूडेंट, आपके घर में गोल्ड है 1 किलो, 1 किलो का करोड़ों लाखों करोड़ों में दाम चला जा रहा है। सुनिए, अब तेरे मन में आया कि ना मैं तो रिसरा में क्या करूंगा, सर हम लोग जहाँ रहते हैं रिसरा एक प्लेस है या कोलकाता लिखते हैं। आपने बोला बबलू भैया मैं कोलकाता में एक तो शोरूम खोलूंगा। क्या खोलोगे? शोरूम। किसका? मैंने पूछा शोरूम किसका बनाएगा? तो बोलता है सर ज्वेलरी बेचने का है। क्या? ज्वेलरी का शोरूम बनाऊंगा। तो ज्वेलरी का शोरूम बनाते समय तुम्हें याद आया, कह रहे मेरे घर में तो 1 किलो गोल्ड है, तो वो गोल्ड आप क्या किए, अब बिजनेस में ले आए। उसी की क्या गोल्ड मेरे काम, और इस गोल्ड को आप यहाँ क्या करोगे, आप ज्वेलरी बनाकर सेल करोगे। क्या करोगे? सेल। तो गवर्नमेंट मुझे बोला कि सर बबलू सर आपके घर में जो गोल्ड था आप क्या किए? सुने एक तो दुकान में क्या की हो, लेकिन दुकान भी मेरी है, तो माना जाता है कि आपने अपना गोल्ड का अधिकार किसको दे दिया? अब ये हाँ दुकान मतलब बिजनेस का हो गया। तो ये जो आप यहाँ से यहाँ लाए ना, लो ऊपर कौन पकड़ लिया? मैं इनकम टैक्स का, गवर्नमेंट पकड़ी मुझे। बोले सर टैक्स तो लेंगे, आपने अपना गोल्ड अपनी दुकान को क्या कर दिया? बेच दिया। ये कह रहे हैं सर ऐसा कहाँ हुआ? हाँ माना जाता है आपने अपना गोल्ड, ये जो मैंने गोल्ड क्या किया, गोल्ड मेरा देखो क्या था, गोल्ड कैपिटल एसेट्स है, मैंने उसको किस में बदल दिया? स्टॉक में। मैं सोचा यहाँ इस गोल्ड को क्या करेंगे, हाँ छोटा इसका आकार बदल कर मैं बेचूंगा। लेकिन ये काम करती है, मेरा एक दोस्त मुझे बोला ए तुम अपना जो गोल्ड यहाँ लाया है ना, तो मान ले तुमने अपनी संपत्ति क्या कर दी, बेच दी, ये गवर्नमेंट तेरा गला पकड़ेगा, लाख टैक्स दे। अब तेरे को माना जाएगा आपने अपना गोल्ड, हाँ ये कैपिटल, इसको माना गया ट्रांसफर। ये भी ट्रांसफर है। इसका ना कोई बिजनेसमैन सर क्या करता है, कोई अपना सर अपने बिजनेस में फर्म में अगर कोई कैपिटल एसेट्स क्या कर रहा है, वो कैपिटल एसेट्स को क्या कर दिया, स्टॉक में बदल रहा है। ये क्या कर दिया, मैं मेरा अब मैं तो इसको बेचूंगा, ये मेरा स्टॉक हो गया, तो माना जाएगा ये घटना ट्रांसफर है। ट्रांसफर है सर, वही लिखवाया आप देखो, एक कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स को किस में बदल दिया होगा, स्टॉक में बदल दिया हो। अब करते ही मुझे मालूम नहीं था, मैं कैपिटल गेन टैक्स दिया नहीं, मैं निकाले नहीं, लेकिन मेरे को घर वाले या पढ़े लिखे इंसान कह रहे हैं सर ये तो सेल हो गया, आपने अपना गोल्ड का मालिकाना हक क्या किया, बिजनेस को दे दिया। चीज समझिए, क्या माना जाएगा? इट इज इक्विवेलेंट टू सेल हुआ। और मुझे क्या होगा, माना जाएगा आपने गोल्ड बेचा और उसका जो बाजार भाव है उस दिन का, उस हिसाब से कैपिटल गेन मुझे निकाल कर टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या याद रखिए, तो कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट्स का को हमने स्टॉक में बदल दिया। अब कभी कभी आप उल्टा गेम खेलते हो, नया आया आजकल, अब क्या अब हो गया, क्या कैपिटल एसेट्स को क्या किए, ठीक है। तो ना ये थोड़ा सा मैं उल्टा लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, देख ले रहा हूँ। हाँ कन्वर्शन और कन्वर्शन ओ और ये एक ही वर्ड था, क्या बोला था वो, एक ही चीज है। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्स को मैंने क्या मान लिया, स्टॉक मान लिया। तो ये भी माना जाता है सर आपने सर, तो इसका सर सेल एक छोटा सा वर्ड हुआ, ट्रांसफर वर्ड में लंबा दायरा। ट्रांसफर का मतलब होता है सेल करना, एक्सचेंज करना, रिलिक्विशमेंट हुआ, आपने कोई संपत्ति से अपना अधिकार हटा दिया। एक्सटिंग्विशमेंट मैंने आपको कोई दूसरा क्या किया, आपको एक एसेट से वंचित कर दिया, तो वो भी माना जाएगा। कंपल्सरी एक्विजिशन अगर गवर्नमेंट कैपिटल एसेट्स का करती है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, तो कंपल्सरी एक्विजिशन को भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। आपके एसेट्स क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। फिर हम लोग क्या पढ़े सर, अगर मैं कैपिटल एसेट्स को किसमें बदल दे रहा हूँ, स्टॉक में बदल दिए, तो ये एक्ट भी माना जाएगा, आपने अपना कैपिटल एसेट्स अपने बिजनेस को सेल कर दिया और आपके ऊपर कैपिटल गेन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है सर। आगे क्या होता है सर, अब लिखते हैं एनी ट्रांजेक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, 3 नंबर में आ गए एनी, अरे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, छाप नहीं पड़ेगा। एनी ट्रांजेक्शन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन ऑफ रख दे एनी इमूवेबल, एनी इमूवेबल, हाँ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन सेक्शन, ये याद रखना है, इन सेक्शन 53A हमने इतना उलझना नहीं है, ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऑफ द
TRANSFER, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए इसमें क्या लिखा है, थोड़ा आप लोग सुन लो, बॉयज गर्ल्स लो। 1882 अब सुनिए, आपने अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मूव नहीं करता है, उस प्रॉपर्टी की मैंने लैंड और बिल्डिंग की बात की जा रही है, वही इमूवेबल होता है। तो आपने क्या किया, आपने कोई ऐसा लेन देन किया है, ट्रांजेक्शन मैंने लेन देन किसका सौदा किया, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने क्या कर दी है सर, सेक्शन 53 के और द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार आपने क्या किया है, तो उसका लेन देन किया हो, तो माना जाएगा वो क्या होगा, हाँ वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब होता है सर आपने क्या किया, एक तरह से पार्ट पेमेंट दिया होगा उस प्रॉपर्टी के लिए, फिर भी माना जाएगा क्या होगा कि आपने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। जहाँ पे मान लो मैं रहने वाले को ना अपने प्रॉपर्टी में रहने का हक दे दिया कि भैया तू मेरे प्रॉपर्टी में रह सकता है, और मैं उससे कुछ पार्ट पेमेंट ले लिया, तो माना जाएगा मैंने अपनी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर। हाँ वही चीज इसमें लिखा है। ये थोड़ा टफ है, आपको ये याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा अभी, इतना ज्यादा इसलिए नहीं उलझेंगे क्योंकि हम सब 12 के हिसाब से इसको लेके चल रहे हैं। ये लाइन याद कर लेना। फिर मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, रिडम्पशन ऑफ, ये याद हो जाएगा, जीरो कूपन COUPON, जीरो कूपन बॉन्ड। और लास्ट में जी नंबर लास्ट है, एनी ट्रांजेक्शन विच हैज एनी ट्रांजेक्शन विच हैज, देखिए द इफेक्ट ऑफ द ECT, the effect of transferring, TRANSFERRING, transferring or enabling the enjoyment of any immovable property. सुनिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़े थे जीरो कूपन बॉन्ड क्या है सर, ये हम खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें पैसा, तो जीरो कूपन बॉन्ड का जब हमें पैसा क्या होगा, वापस मिलेगा, तो माना जाएगा आपने अपना जीरो कूपन बॉन्ड एक कैपिटल एसेट्स है, ये पढ़ लेना, कैपिटल एसेट्स में जीरो कूपन बॉन्ड का नाम आता है, वो का गोल्ड बॉन्ड नहीं है, ये कौन सा बॉन्ड है, तो जीरो कूपन बॉन्ड। हम लोग देखना, तुम लोग भी बड़े हो गए तो इस बॉन्ड में आप पैसा इन्वेस्ट किए, तो ये बॉन्ड का पैसा एक दिन क्या होगा, अब मिलेगा, तो दोस्त कहेगा तुम तब बॉन्ड क्या कर दिया, ट्रांसफर, इसके ऊपर क्या लगेगा, वो जो बेनिफिट होगा, मान लो वो बॉन्ड हम लोग 60 रुपीज में खरीदे थे, 60 रुपए में, और मुझे रिडम्पशन के समय 100 रुपया मिला, आपको तो बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, आपको वो डिस्काउंट में मिलता है जीरो कूपन बॉन्ड, तो वो जो बेनिफिट होगा वो कैपिटल गेन में आएगा, कैपिटल गेन का। तो जीरो कूपन बॉन्ड आप याद रखना, अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर माना जाएगा। मोटी बात सीखे, ट्रांसफर में कम से कम आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, तो आप यह ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफर मतलब होता है सर सेल आप समझते हो। अच्छा, विद्यार्थी से मैंने पूछा भाई सेल क्या होता है, जानते हैं, अरे सेल मान लीजिए बर्थडे में आपको कोई गिफ्ट देता है, होता है ना सर, हमारा रक्षाबंधन में भाई बहन को गिफ्ट दिया, तो मैं भाई को बोला तुम अपना तब संपत्ति तुम तो लाया था फोन खरीद के अपने नाम से, और बहन को गिफ्ट दे दिया, तो ये सेल हुआ कि नहीं, आप सोचिए, इसको सेल माने, तो कहानी वही होता है कि हर चीज तो सेल होगी नहीं। सेल किसको कहते हैं, जब अपना ओनरशिप दूसरे को देते हैं, और वैल्यूबल वहां पे कंसिडरेशन होना चाहिए, क्या बदले में सामने वाला प्रॉमिस किया है कि मैं उससे इतना पैसा मांगा भी हूँ, तब वो सेल होगा। तो सेल क्या होता है, जब आप अपनी प्रॉपर्टी का किसी को ट्रांसफर कर देते हो, उसको मालिकाना हक देते हो, किसके बदले, कुछ के बदले, दैट इज वहां कंसिडरेशन होना चाहिए, कितने पैसे के बदले, तब वो क्या माना जाता है, सेल। और उसको आप रिस्क भी उसकी हो जाती है, जिसको दे दिए
रिच भी क्या है उसका, तब वो सेल होता है। यानी सेल में कंसिडरेशन का होना बहुत बार क्या होता है, जरूरी होता है। कंसिडरेशन मैंने भैया तब ना पैसा रहता का आना क्या है, जरूरी है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको बोला भैया मैं आपको फीस लूंगा 3600 रुपया, तो तुम बोले बबलू भैया 3600 रुपया लेंगे, हाँ, तो मैं क्या आपको क्या कर रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ मिल भी रहा है, कैसे, पैसों में, वैल्यूएबल कंसिडर, तो वो सेल माना जाता है। यानी सेल में कंसिडरेशन का होना जरूरी हो जाता है, ओनरशिप को ट्रांसफर कर देना पड़ता है, और सारी रिस्क जिसको दे रही उसकी होती है। एक्सचेंज होता है पुराने जमाने वाला बार्टर सिस्टम, एक सामान देकर एक ले लेना, और एक्सचेंज कर लिए नहीं होता है, तो एक्सचेंज उसको बोला गया है। एक्सचेंज का मतलब एक्सचेंज में क्या था, नकदी रुपया नहीं लेकर क्या करते हो, कुछ देकर कुछ ले लिए, जो हमारे बहुत ये होता है। रिलिंक्विशमेंट मैंने बोला तुम अधिकार त्याग दिया, कभी कभी ये इसका एग्जांपल मैं बाद में लिखवा दूंगा। और एक्सटिंग्विशमेंट मतलब होता है आपको किसी क्या बोले राइट से एक्सटिंग्विश कर दिया गया, आप उससे अलग हो गए, तो वो भी क्या होगा, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर पे यार सुनिए मुझसे, सेल आप याद करो, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, रिलिंक्विशमेंट एंड एक्सटिंग्विशमेंट, ये चार पॉपुलर वर्ड मालूम है, एमसीक्यू में आता है। रिलिंक्विशमेंट क्या है, ट्रांसफर है, एक्सटिंग्विशमेंट क्या है, ट्रांसफर है। फिर आप लिखना, फिर ये वाला 2 नंबर में लिखा हूं, वही तो द एक्सटिंग्विश, आपको किसी अधिकार से एक्सटिंग्विशमेंट कर दिया, अलग कर दिया गया, तो वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। जिसने किया ना माना जाएगा कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किया। अच्छा, गवर्नमेंट आपसे द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ किसका एसेट, कैपिटल अंडर एनी लॉ, कैपिटल एसेट्स का कोई मुझसे तो कौन ले सकता है, मतलब गवर्नमेंट ही ये काम कर सकती है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं हमारे यहाँ से लॉ फॉलो होता है, एक सिस्टमेटिक व्यवस्था है, तो आपसे कंपल्सरी एक्विजिशन कोई जबरदस्ती भी ले लेगा, ठीक है, ये समझ अंडर इनर। तो ये ध्यान रखना, कन्वर्शन ये याद रहता है, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय द ओनर इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मैंने अपनी कैपिटल एसेट्स को लो, मैं तो सोचा कैपिटल गेन क्या हो गया, मैं 1 किलो सोना लेकर क्या किया, एक दुकान खोला, सोना घर वाला वहां ले गए ना, गवर्नमेंट पकड़ लिया गला, बबलू भैया सोना ले गए दुकान में, हमने बेच दिया, किसको, अपने ही बिजनेस को, और वो सेल की कैटेगरी में आ गया। वही लिखता है कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय द ओनर इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये भी एक क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। का ट्रांजैक्शन एनी ट्रांजैक्शन, अच्छा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप कोई ट्रांजैक्शन की हो, इस सेक्शन के आधार इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हुआ है, लेन देन हुआ है, ये याद रखो। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर माना जाता है किस सेक्शन के आधार पे, सेक्शन 53 को याद करना पड़ेगा, सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। फिर जीरो कूपन बॉन्ड का जो हमें पैसा मिलता है मैच्योरिटी, वो ट्रांसफर माना जाता है। तो मूल मुद्दा हुआ ट्रांसफर मींस सेल, देखिए वर्ड को सुनिए, कीवर्ड सुनिए, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, मैं इसलिए बोलता हूं बच्चों को याद नहीं होता है, रिलिंक्विशमेंट, ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट, ये पक्का बात, 4 वर्ड बोलते ही टीचर खुश हो गया कि बच्चा रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट वर्ड यूज किया है, जो बहुत मुश्किल होता है। फिर कोई मेरी कैपिटल एसेट्स का गवर्नमेंट क्या करती है, किसी कानून के आधार पे, लॉ के आधार पे मुझसे कंपल्सरी क्या क्या, मैं देने के लिए रेडी नहीं हूं, बट सामने वाला नाम तो लेंगे, तो आपको देना, अब बदले में वो पैसा देगा, तो माना जाएगा अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना कि सर अगर मैं कोई कैपिटल एसेट्स को स्टॉक में बदलता हूं, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड बाय द ओनर, कौन, ओनर, ये ध्यान रखना। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ये थोड़ा इजी पड़ता है, इसे इसको पढ़े, ऐसे पढ़े, जीरो कूपन बॉन्ड का मुझे पैसा मिला, और वो लाइन, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल लैंड और बिल्डिंग का ट्रांजैक्शन जो किस सेक्शन के आधार पे, 53A, हां, सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, तो ये ट्रांसफर माना जाता है। क्लियर कीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर। अब ये जबरदस्त क्वेश्चन डब्ल्यूबी का तो मान लीजिए सर, ये ओवर क्या बोले सर, एक ओवर स्मार्ट क्वेश्चन माना जाता है, हर टीचर ट्रांसफर देता है, आपको जानकर ताजुब होगा, हर टीचर ट्रांसफर के ऊपर थ्योरी दे रहा है, ये तो आता है, हर 2 साल में एक बार आएगा। हमने कुछ नए नए वर्ड सीखे, ठीक है, तो स्वयं हम लोग ट्रांसफर तक नोट किए, कौन चल रहा है, देखो टाइम कितना हो, क्लास को लेते 39। तो हमने स्टूडेंट क्या किया कि चीज को समझे कि यहाँ तक हम लोग कवर किए, ये हो गया हमारा क्या, ट्रांसफर। 2 क्लास में हमारा कैपिटल गेन बहुत ही खूबसूरती से खत्म हो जाएगा। तो स्वयं
आज मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि दो अच्छे क्वेश्चन हमारे डब्ल्यूबी के छात्र अगर लिख ले तो देखा जाए सर। पेज नंबर सॉरी स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा देख लूँ कोई क्वेश्चन हमारा जो डब्ल्यूबी बोर्ड में आया है। चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट में लिखवा दे रहा हूँ, आपको कृपया देखिएगा। देखिए टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स हो गया था, एक क्वेश्चन मिल गया। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। अच्छा देखिए 1 मार्क्स में एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये हो गया है, छोड़ दीजिए। कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं है ये भी मैं गर्ल्स लिखवा दिया हूँ। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो गया था, एग्जांपल हो गया था, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स हो गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स। अब तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर कैपिटल गेन कितने तरह का होगा। ओ कैपिटल गेन कितने तरह का है सर, ये मैं करवा दिया हूँ, ये मैं करवा दिया हूँ सर कैपिटल गेन का। अच्छा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखवा दिया हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखवा दिया हूँ। अच्छा ये अभी नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म का जब हो गया, स्टेट टू एसेंशियल कंडीशन ऑफ। ओ अब बोलता है कि सर आपका पर्सनल एसेट्स का दो कंडीशन। तो आज थोड़ा सा सर 2-4 डब्ल्यूबी बोर्ड का क्वेश्चन निकले, एक क्वेश्चन का आंसर लिखे सर आप लोग। स्टेट टू essential conditions, essential condition, essential condition और पर्सनल एसेट। ध्यान दीजिए सर, क्या ध्यान दे, देखो मजेदार कहानी। और पर्सनल एसेट। अब बताइए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा नहीं हूँ, बोल रहे हैं आप विद्यार्थी को ये सर क्वेश्चन आया है जो बोर्ड में या कहीं पे भी आया होगा, मान लीजिए तो आपसे पूछा है कि पर्सनल एसेट्स वो एसेट्स है जिसको कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। पर्सनल जो मैं अपने घर में यूज करता हूँ, नहीं बोले तो बोलता है उसका पर्सनल एसेट्स किसको कहते हैं, ये पूछ रहा है। बोलता है उसका दो कंडीशन बताओ। एक तो वो एसेट्स मूवेबल होनी चाहिए, जो मूव करेगी वो पर्सनल एसेट्स में आती है। तो दो तो एसेंशियल कंडीशन क्या होगा इसमें लिख लीजिए। एसेट्स मस्ट बी, अब इसका आंसर देखो, एसेट्स मस्ट बी, हाँ एसेट्स मस्ट बी क्या होना चाहिए। मैं इतनी बार क्यों लेता हूं, मुझे तो याद नहीं होगा। एसेट्स मस्ट बी मूवेबल इन नेचर, समझे। वो एसेट्स किस नेचर की होनी चाहिए, मूव करेगी जो, तो मूवेबल इन नेचर होना चाहिए। इट मस्ट बी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, और उस एसेट्स को मैं क्या किया हूं, हाँ पर्सनल हेल्ड फॉर, आप उसको पर्सनल यूज में यूज करते हो, पर्सनल यूज। ये देखिए कहानी खत्म। तो सर अगर पूछते कि पर्सनल एसेट्स है क्या या पर्सनल इफेक्ट, तो वो एसेट्स मूवेबल होनी चाहिए। जैसे घर का फर्नीचर, घर का रेफ्रिजरेटर, समझ में आ रहा है, घर का एसी, ये सब क्या है, हाँ मूवेबल भी हुआ और आपका उसको पर्सनल यूज है, तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाते थे। तो एक क्वेश्चन ये लिख पाए, एक क्वेश्चन है, इफ कार used for personal if car used for personal effect, EFFECT, if car used for, can it be treated as capital assets, can it be treated as capital assets। बोल रहे हैं कि कार आप क्या कर रहे हो, सुन लिखिए, इफ कार यूज फॉर पर्सनल इफेक्ट, मतलब मैं कार अपने घरेलू काम में यूज कर रहा हूँ, तो बोलते हैं क्या इसको कैपिटल एसेट्स मानेंगे ना। इट इज नॉट ए, आंसर लिखिए, आंसर सही है, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट्स।
ठीक है, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट्स बिकॉज, क्यों भैया टीचर नाराज होता है, क्यों है भैया, क्यों नहीं, बिकॉज क्या हो सकता है कारण, It is used for purpose. इट इज मूवेबल, पहले तो लिख दो कार क्या है, मूव करता है, इट इज मूवेबल, जो मूव करे, एंड And इट इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस, लिखा हुआ है ना सवाल में, एंड इट इज, ये आई है, इट इज यूज फॉर, इसके लिए, हाँ पर्सनल पर्पस, पर्पस वर्ड लिखो, मेरे मैथ में मैंने पर्पस लिखा है, चलिए सर हो गया। फिर एक तो क्वेश्चन लिखो, इज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो हमारे माँ बाबूजी ने बनवाया है, जिसमें हम रहते हैं, रेसिडेंशियल मतलब जहां आप रहते हो, हाउस प्रॉपर्टी आप जानते हो, इज ए कैपिटल एसेट्स, बोलो भैया, तो छात्र क्लास का, तुम बॉयज, Ask. क्या ये कैपिटल एसेट्स है, हाँ. हाँ पक्का सही, इट इज ए कैपिटल एसेट्स, क्यों भैया, ये तो आप पर्सनल काम में लगा रहे हो ना, हाँ ठीक है, इट इज ए कैपिटल एसेट्स बिकॉज इट इज इमूवेबल, इट इज क्या, इमूवेबल, इमूवेबल है, ये इमूवेबल है, इट कैन नॉट कम अंडर पर्सनल इफेक्ट, ये किसके अंतर्गत नहीं आ सकता, पर्सनल इफेक्ट में आप इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकम टैक्स ने साफ किया है कि पर्सनल इफेक्ट हम किसको कहते हैं, जो मूवेबल होगा और जिसको आप घर के काम में यूज करते हो, वही तो, लेकिन ये क्या है, पहला ही कंडीशन हमारा अर्चन डाल दे रहा है, क्या है, बिकॉज इट इज इमूवेबल, यहाँ पे कीवर्ड है, ये लगाते ही मार्क्स मिलेगा। देखिए एक क्वेश्चन और लिखे, वेदर गो डाउन और WHETHER, वेदर गो डाउन और शॉप, शॉप आप सुने होंगे, दुकान, यूज, वेदर गो डाउन और शॉप यूज फॉर बिजनेस, किसके लिए यूज कर रहे हो आप, वहां पे बिजनेस करते हो, यूज फॉर बिजनेस, कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, बोलिए, Here. It is correct. हाँ गो डाउन मतलब तो बिल्डिंग ही हुआ रे भैया, वही तो नहीं पता है, गो डाउन और शॉप तो क्या हुआ, बिल्डिंग है, तो लिखो गो डाउन और शॉप, आंसर लिखिए, गो डाउन और शॉप इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कीवर्ड लिख दो, क्या है ये, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गो डाउन और शॉप इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, as well as not stock in trade, और ये मेरा इसका क्या नहीं है विद्यार्थी, कारोबार भी नहीं है, मैं इसका गोडाउन समझ, ये मेरा गुड्स नहीं है, नॉट स्टॉक इन ट्रेड, देयरफॉर ऐसे 1 मार्क्स लेना पड़ेगा, देयरफॉर इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, इसको माना जा, शुड बी माने माना जाना चाहिए, शुड बी ट्रीटेड एज, क्या मानेंगे हम, कैपिटल एसेट्स, इसको आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने लिखा गो डाउन और शॉप इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल मतलब मूव नहीं होता है, एक जगह फिक्स है, एज वेल एज ये मेरे दुकान का स्टॉक भी नहीं है, स्टॉक मैंने रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स है, देयरफॉर इट शुड बी ट्रीटेड एज क्या, Capital. इसको हमको कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। फिर लिखिए गिव वन एग्जांपल ऑफ पर्सनल इफेक्ट, give one example of personal effect, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं,
गिव क्या लिख दिए, वन एग्जाम्पल ऑफ क्या, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट का एक एग्जाम्पल दीजिए। अंडर आईटी एक्ट, मतलब कौन सा, इनकम टैक्स। हाँ, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 19 से बोलता है पर्सनल इफेक्ट का एक उदाहरण दे दे विद्यार्थी। ये क्वेश्चन आया था WBHS 2015, 1 मार्क्स मिल गया बच्चे को। पर्सनल इफेक्ट का एग्जांपल दो। हाउस क्या, होल्ड फर्नीचर, जो घर में हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर जो हम घर में यूज कर रहे हैं, तो इसका एग्जांपल बन सकता है हाउस होल्ड फर्नीचर। वियरिंग अपैरल्स, बता दूंगा, वियरिंग अपैरल्स, APPARELS। अरे भैया, वियरिंग अपैरल्स का मतलब होता है कपड़ा लत्ता जो हम पहनते हैं, वियर करते हैं, वो बोलना चाह रहे हैं। वो मेरा क्या हुआ, हाँ, पर्सनली तो हुआ। समझ में आ रहा है। और आज स्टूडेंट लोग लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इज स्टॉक इन ट्रेड यूज्ड फॉर बिजनेस, इसमें यूज की, यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल। आप बिजनेस में क्या यूज कर रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड, considered as capital assets, considered as capital assets under IT Act 1961। ये क्वेश्चन हमें पूछ दिया था सर स्टूडेंट, WBHS 2015, हमारे 2015 में पूछा था, ठीक ना। आंसर क्या होगा बोलिए, कैपिटल एसेट्स नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन और प्रोफेशन is not considered as a capital assets। As a capital asset under IT Act, इनकम टैक्स एक्ट, इसमें लिखा हुआ है 1961। एच पर इसमें सेक्शन लिख दो। ये किस सेक्शन में लिखा था मालूम है, 214 सुनो, सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 कहते हैं। मतलब ये हम लोग नहीं पढ़े थे, कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन है 214 में, और उसका पहला नंबर आइटम था, इसको क्या कहेंगे, क्लॉज 1, पहला वाला आइटम था। ये कैपिटल एसेट्स में नहीं जाता। तो सर हम लोग मान के चल रहे हैं कि सर 7 नंबर क्लास और 8 नंबर क्लास के बाद सर हमारा कैपिटल गेन बहुत बेहतर से खत्म होगा, और वी प्रोसीड्स फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इट इज अ चैप्टर ऑफ 10 मार्क्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 10 या 5 कुछ भी होगा। हाँ, तो आज यहाँ तक रखे। 2 क्लास में जो पढ़ाऊंगा ना वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि कुछ बुक्स में दिया है, कुछ में नहीं दिया है। आप मेरा सर वीडियो लेक्चर नंबर क्लास नंबर 7 और 8 आवर देख लेना, जिससे इसको देख लेंगे, सुन लेंगे, काम हो जाएगा सर। हाँ, थैंक यू स्टूडेंट्स।